नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं राहुल धीमान। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके कैरियर के विषय में, आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपका आकर्षण कैसे बढ़ा, उस विषय में ज़रूर दर्शकों से कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम राहुल धीमान है और मैं अम्बाला सिटी हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मेरी जो बचपन से ही जो मेरी एजुकेशन है 12वीं क्लास तक की वो अम्बाला सिटी में ही हुई है। और इस फील्ड के प्रति जो मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं शुरू से, क्योंकि वो एक पेंटर के पद पर कार्य करते थे रेलवे में, और साइड बाय साइड वो वॉल पेंटिंग्स का काम काफ़ी ज़्यादा किया करते थे। तो सबसे पहली इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरे फादर हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही उनको जो है दीवारों पर पेंट करते हुए, कैनवस पेंट करते हुए या इस तरह से उनको देखता था। तो एक जेनेटिक भी मेरे अंदर जो है आर्ट के प्रति रुझाव रहा है शुरू से। और उसके साथ साथ जब स्कूल में मैं पेंटिंग्स करता था या वर्क करता, तो मैंने उनको कहा था कि मुझे आगे इसी लाइन में जाना है। तो उस समय आर्ट्स कॉलेज के बारे में नहीं इतना पता था, तो एक साल मेरा वेस्ट हुआ +2 के बाद बीए में। उसके बाद फिर जब मुझे आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, मैंने एंट्रेंस दिया आर्ट कॉलेज का, तो वहाँ पर जा कर के मुझे जो है बीएफए के बारे में पता चला कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ऐसा कुछ होता है। फिर मेरी बीएफए और एमएफए दोनों ही एजुकेशन जो है चंडीगढ़ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से है। और उसके बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और अभी पीएचडी मैंने रिसेंट सबमिट की है। जी राहुल, आप इसी तरह प्रगति करते रहें और अपने आर्ट फील्ड में अपना नाम रोशन करते रहें। और हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके काम के पीछे के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उस विषय में भी आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। अगर हम मेरे काम के पीछे के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि जब मैं आर्ट कॉलेज में गया बीएफए सेकेंड ईयर में, तो हमें जैसे हमारे टीचर कुछ एक सब्जेक्ट दे देते थे कि आपको इस सब्जेक्ट पे काम करना है या आप अपने एक कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। तो उस समय मैं जो है अम्बाला टू चंडीगढ़ बाय ट्रेन और बाय साइकिल डेली कॉलेज से, मतलब घर टू कॉलेज ट्रैवल करता था। पहले अपने घर से अपना अम्बाला से चंडीगढ़ बाय ट्रेन जाना 1 घंटे का सफ़र होता था। उसके बाद 10 किलोमीटर वहाँ से साइकिल लेके स्टेशन से चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज तक जाना। तो जब उन्होंने, मेरे टीचर ने मुझे बात बोली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी आसपास की चीज़ों को डेली ऑब्ज़र्व करता था। ट्रेन्स में बैठ के स्केचिंग किया करता था कि किस तरीके से लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या हैं, या मेरी जो ट्रैवलिंग है साइकिल से जाने का रास्ता, और रास्ते में कई तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इसी तरह से मैंने अपनी सराउंडिंग में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जब वो मेरे काम में आना शुरू हुई, तो फिर मेरे बीएफए सेकेंड ईयर में मैंने एक वर्क किया था जिसमें एक छोटे बच्चे को मैंने रेलवे ट्रैक के ऊपर बैलेंस करते हुए दिखाया था। उसका टाइटल था एन अटेम्प्ट टू बैलेंस ए लाइफ। तो वो मेरा पहला वर्क था जो कि मैंने लिथोग्राफी टेक्निक में किया था। और तब से लेके अब तक जो है मैं अपनी सराउंडिंग्स को लेकर के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, या जो भी मेरे से रिलेटेड कुछ होता है मेरी लाइफ में, या सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इस तरह की चीज़ों को लेके जो है मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। और आगे भी इसी तरीके से मैं काम करता रहूँगा। जो भी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ या जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, उन्हीं को अपने वर्क में दिखाता हूँ। जिस तरीके से जो मेरी जर्नी थी रही है रेलवे ट्रैक्स के रिलेटेड और ट्रेन्स के, साइकिल के थ्रू, तो वो मैंने अभी तक के अपने सभी आर्ट वर्क्स में दिखाए हैं। अधिकतर वर्क जो हैं प्रिंट मेकिंग टेक्निक में किए गए हैं, जिनमें वुड कट, एचिंग, लिथोग्राफी, कोलोग्राफी, सेरीग्राफी, इस तरह के जो है प्रिंट मेकिंग की टेक्निक के में मैंने जो है अपने वर्क किए हैं। जी, बहुत खूबसूरत काम है आपके, और एक तरह का जो एक समर्पण दिखता है काम के प्रति, वो आपके काम में अवश्य दिखता ही है। और ये डेडिकेशन सभी के काम में होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे प्रिंट मेकिंग ऐसी विधा है जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एचिंग के लिए व दूसरे जो भी चीज़ों के लिए प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्युनिटी स्टूडियो कितना सहयोग होता है, व आप कॉलेज से निकलने के बाद आपको किस तरह से इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, व आपने किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये एक मैसेज हो सकता है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि कॉलेज से पढ़ने के बाद एक स्टूडियो फैसिलिटी का इंतज़ार करते हैं व
वह उसके अनुरूप खोजते हैं। वैसे वो स्टूडियोज़ भी बहुत सारे हैं, भारत भवन जैसी संस्थाएं हैं, अब दूसरे चंडीगढ़ में भी और है, दूसरे गढ़ी स्टूडियोज़ होते हैं। तो इस तरह के स्टूडियोज़ का होना कितना फ़ायदेमंद है, उसके विषय में भी ज़रूर कुछ अपनी बात रखिएगा। हाँ जी, अगर प्रिंट मेकिंग मीडियम की बात की जाए तो प्रिंट मेकिंग जो है बहुत ही अलग मीडियम है कंपैरिजन विद पेंटिंग एंड स्कल्पचर। और तो इसके लिए जैसे जब पहले आर्ट कॉलेज में थे तो बीएफए फोर्थ ईयर मतलब 4 साल और 2 साल मास्टर्स में, तब तो कॉलेज में ही हमें स्टूडियो फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती थी और कॉलेज में हमें जिंक प्लेट और जो प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड इंक्स हैं वो सारा मटेरियल हमें कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब एक प्रिंट मेकिंग स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं उस समय जो है स्टूडियो फैसिलिटी मटेरियल वाइज जो है हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, या फैसिलिटी उस तरीके से प्रोवाइड नहीं होती जैसे कि हमें कॉलेज में मिलती है। तो मैंने क्या किया था, जब मैं पास आउट हुआ था कॉलेज से तो उस दौरान मैंने अपने घर पर मैनुअल वुड कट शुरू किया था, क्योंकि वुड कट और एचिंग मेरा एक मतलब मनपसंद टेक्निक हैं जिनमें मुझे अच्छा लगता है काम करना। तो उस समय मैंने जो है घर पर ही मैनुअल वुड कट शुरू किया। 24 बाय 36 इंच के मैं ब्लॉक्स बनाता था और मैनुअली ही चम्मच कटोरी के साथ उनको जो है मैं प्रिंट किया करता था। तो 3-4 साल वो करने के बाद जब कहीं स्टूडियो फैसिलिटी मिली, जैसे कि चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी ने सेक्टर 19 में एक अपना स्टूडियो बनाया, ओपन हैंड आर्ट स्टूडियो, तो वहाँ पे फिर हमने रेजिडेंसी और स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया। तो पहले मुझे 2 महीने की एक स्कॉलरशिप मिली थी, वहाँ पे मैं काम करता था। अभी इस समय मैं चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में जॉब कर रहा हूँ और 1 बजे के बाद अपना कॉलेज से फ्री होके मैं अपने स्टूडियो चला जाता हूँ, ओपन हैंड आर्ट स्टूडियो, और वहाँ पे ही आजकल जो है मैं अपने आर्ट वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे स्टूडियो वाइज जो है फैसिलिटी अच्छी है, मशीन्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, आप किसी भी माध्यम में कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मतलब कि अपने जो भी स्टूडियो की फैसिलिटी को मैं अरेंज कर लेता हूँ आसपास से और जो है अपने काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, काम को निरंतर करना बिना किसी विघ्न के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सभी को ज़रूर सीखना चाहिए। और अच्छा, हम अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जैसे एक काम शुरू करने से पहले आप किस तरह की प्लानिंग करते हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिना प्लान के भी करते हैं, या इस तरह की विधाओं में, जैसे प्रिंट मेकिंग की विधाओं में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस विषय में भी आप ज़रूर कुछ अपनी बात रखिएगा। काम शुरू करने से पहले जो है अभी पहले से लेके इतने सालों में 6-8-10 सालों में बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि पहले जब हम स्टूडेंट समय में थे तो उस समय तो जो भी हमें ऑब्ज़र्व करते थे या जो भी हमें दिखाई देता था या उससे रिलेटेड हम चीज़ों को बना देते थे कि जो मन में आया उसको बना दिया। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा एक काम के बारे में सोचना, उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अभी हमें एकदम से कॉलेज का सबमिशन नहीं देना है, हमें आराम से अपने काम को टाइम देके उसके बारे में सोचना है। तो मेरा जो शुरू से रहा है, जो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, कि सबसे पहले मेरे पास एक स्केच बुक है जो कि अभी भी मेरे बैग में हमेशा रहती है। तो जो भी चीज़ मेरे माइंड में क्विकली आइडिया कोई आता है तो मैं उसको रफली एक जो है बना लेता हूँ स्केच बुक पे, ताकि कुछ समय बाद मैं उसे भूल ना जाऊँ या मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए, तो मैं वो बना लेता हूँ। फिर उसके बावजूद जो है उस जो स्केच है, उस स्केच के लिए मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मुझे अगर कोई रेफरेंस चाहिए या मुझे अपनी ये जो इमेजिनेटिव मुझे आया है आइडिया, उसको कैसे मैं जो है फुलफ़िल करूँगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट को मैं पूरा करता हूँ एक अच्छा लेआउट बना करके। मैं शुरू से अभी तक जो है लेआउटिंग सबसे पहले करता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी मीडियम में आप काम करें, सबसे पहले आपका एक रफ़ लेआउट एक बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस चीज़ को अभी भी फॉलो करता हूँ और आगे भी शायद करता रहूँगा। तो मैं सबसे पहले एक लेआउट बनाता हूँ, उसके बाद जो काम की रिक्वायरमेंट है कि काम की रिक्वायरमेंट किस माध्यम से पूरी की जाएगी, क्या उसके लिए हमें वुड कट की ज़रूरत है, या हमें एचिंग करना है, या हमें मिक्स मीडिया करना है, या हमें खाली ड्राइंग करना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम की रिक्वायरमेंट एक मीडियम के द्वारा ही जो है पूरी की जाती है। तो पहले मैं लेआउटिंग करता हूँ, लेआउटिंग करने के बाद जो है उसके बारे में सोचता हूँ कि ये किस मीडियम में सूट करेगा या कौन सा मीडियम इस मेरे काम को अच्छे से निकाल सकता है।
देन फिर उसके बाद प्लानिंग करके उसको उस मीडियम में मैं अच्छे से कंपोज करता हूँ। और लेकिन लेआउटिंग ज़रूरी है, वो चीज़ मैं हमेशा करता हूँ अच्छे से, उसकी कलर स्कीम और वो सब चीज़ें मैं लेआउट में ही डिसाइड कर लेता हूँ। जी, अब हम जानना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं? इस समय जो आर्ट कॉलेज में या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट हैं जो आर्ट सीख रहे हैं या जो आगे आने वाले समय में इस फील्ड को में कंटिन्यू काम करेंगे, उनके लिए मुझे एक ही मैसेज देना है, वो यह है कि वो निरंतर जो है अपने काम को एक ईमानदारी से और अच्छे से जो है करते रहें। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जिस तरह से मैं अभी एज ए टीचर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो वो यह है कि वो बड़ी जल्दी ही रिज़ल्ट पाना चाहते हैं किसी भी चीज़ का। यदि वो एक कार्य भी कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस काम पे हमें जल्दी से इसका रिज़ल्ट मिल जाए, कोई अवार्ड मिल जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं। बट ऐसा नहीं होता और ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए कोई भी काम करने से पहले। हमें बस उस काम को बहुत अच्छा या अच्छा उस काम को हमें बनाना चाहिए। सबसे पहला हमारा कॉन्सेंट्रेट जो है हमारे काम पर होना चाहिए, जो हम करने जा रहे हैं। वो करने से पहले ही अगर हम उसके बारे में सोचेंगे कि इससे हमें कुछ मिल जाएगा, तो ऐसी जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। डेली हमें स्केचिंग करनी चाहिए, अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, सराउंडिंग को देखना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। बड़ी जल्दी ही नेट से या इस तरह की कई चीज़ें आ गई हैं कि फटाफट से कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं, उसे देख के कॉपी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं खुद फेस कर रहा हूँ एज ए टीचर इतने सालों से। तो मैं उनको भी यही बताता हूँ और अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास जब देखेंगे, इतना कुछ आपके आसपास आपको खुद ही मिल जाएगा। डेली स्केचिंग करो, लर्निंग करो, सीखने का समय है, जितना हो सकता है सीखो। हम अभी भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे और इसी तरीके से ईमानदारी से काम करते रहेंगे। तो सभी को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम के प्रति अपनी ईमानदारी रखें और उसे अच्छे से और मन से करेंगे तो बहुत अच्छा आपको उसका आउटपुट मिलेगा। जी बिल्कुल, आउटपुट तो मिलता ही है। और हम अंतिम प्रश्न की ओर जाते हैं कि ये जो फोक मुद्रा में एक डांस फोटो में आप दिख रहे हैं, ये जो शौक है ये कब से आपके अंदर आया और आपने क्या क्या अभी तक आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में किए, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइए। यदि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो मुझे शुरू से ही जो है बचपन से ही मुझे रामलीला में या इन सब चीज़ों में बड़ा मेरा रुझाव रहा है। मतलब मैं बचपन से ही रामलीला में प्ले करता था 5th क्लास से 12th क्लास तक। उसके बाद फिर जब मैं आर्ट कॉलेज में आया तो मैंने थिएटर किया और जब यहाँ मैं चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज में आया तो मुझे यहाँ पे पंजाबी फोक डांस सीखने का मौका मिला। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो भी सीखने को मिल रहा है और भी फ्री में एक्स्ट्रा एक चीज़ सीखने को मिल रही है तो उसे सीखना चाहिए। तो तब से लेके अब तक मतलब 8-10 सालों से मैं पंजाबी फोक डांस भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं 5 साल चंडीगढ़ स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और 26 जनवरी पे 2019 में जो पंजाब का टैबलो था उसमें मैंने एक्ट भी किया था और परफॉर्म भी किया था। और उसके साथ साथ मैं इंडिया भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ भूटान में, सिर्फ अपने डांस और कल्चर के थ्रू। तो इसी तरीके से आगे भी मैं इन एक्टिविटीज़ को करता रहता हूँ। और हमने एक आर्ट एंड कल्चर का ग्रुप भी बनाया हुआ है डार के नाम से, जिसका जो है मैं फाउंडर मेंबर। जी राहुल भाई, आप इसी तरह निरंतर उपलब्धियों को छूते रहें, ये हमारी प्रार्थना है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, आपने इतना सारा समय निकाला। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अंत में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अनुरोध है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं दूसरों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से सभी कलाकारों का एक विशिष्ट तरह की जर्नी है जो दूसरों को ज़रूर सुनना चाहिए। और इसी के साथ हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।